कि लोग कहते हैं कि त्रासवादी, आतंकवादी, उग्रवादी कैसे बनते हैं। इसी वजह से बनते हैं कि सरकारी अधिकारी जिसको नियुक्त करते हैं सरकारी अधिकारी को कि न्याय दिलाएं, और वही अगर ये अन्याय करेंगे तो फिर त्रासवादी आतंकवादी बनेंगे। कल को अगर मैं त्रासवादी आतंकवादी उग्रवादी बन जाऊंगा तो इसके जिम्मेदार यही होंगे, ये जो कलेक्टर, एसडीएम, राहुल देव बुरा और ये जो भी सरकारी अधिकारी इन लोगों को सपोर्ट कर वही जिम्मेदार रहे। से समीर मोड़ा से जो वकील हैं उन्होंने चालाकी से सेशन कोर्ट में चले गए थे, लेकिन वहां पे वो साबित नहीं कर पाए। वहां पे वो बोल रहे कि मैं ऑनर मेरा क्लाइंट ऑनर है, लेकिन ऑनरशिप वो साबित नहीं कर पाए। वहां पर संबंधित तमाम सरकारी अधिकारी इस शक के घेरे में आते हैं कि वो इस 420 को फ्रॉड को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां संविधान को हाथों में लेकर कस्में खाती हैं और चुनाव मुद्दे बनाती हैं, और उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता, उसी पार्टी के नेता यानी कि बीजेपी पार्टी के दमन के प्रेसिडेंट आप देख रहे होंगे कि लगातार जिस तरीके से ये मैटर को बढ़ाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। स्वर्गीय डॉक्टर अशोक धनवानी केस में, जमीन मामले में जो अभी तक आपने देखा वो सब आप तक पहुंच चुका है। आप भी इस मैटर से वंचित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दमन के बीजेपी के प्रेसिडेंट दीपेश टंडेल और साथ में महेश टंडेल जिस तरीके से वहां पर रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, गैर कायदेसर कब्जा किया हुआ है। हालांकि मुजरिम होते हुए उनके ऊपर केस हुआ है। अब जब केस हो जाता है तो उसके बाद आप किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकते जो अभी तक वो दे रहे हैं। साथ ही साथ पर संबंधित तमाम सरकारी अधिकारी इस शक के घेरे में आते हैं कि वो इस 420 को फ्रॉड को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं लगे हुए, चाहे वो नगर पालिका हो, कलेक्टर हो या कोई भी संबंधित विभाग का अधिकारी हो, सभी के सभी उस चीज़ में बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ सेशन कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, लेकिन अभी तक उसमें फैसला नहीं आया है। आप सबको जानकर ये हैरानी होगी, मामला सिर्फ इतना सा है कि जिस व्यक्ति के नाम पे दस्तावेज हैं उसको सिर्फ वो दस्तावेज कोर्ट में दिखाने हैं और ये साबित करना है कि ये ज़मीन, ये घर, ये मकान मेरे नाम पर है। लेकिन मामले को कई साल हो गए हैं और इस मामले में कोर्ट भी, न्यायाधीश भी कहीं ना कहीं लाचार नजर आते हैं। हमारे साथ में कुंदन भाई उपस्थित हैं जो लगातार आप देखते रहते होंगे कि इस तरीके की गलत गतिविधि के ऊपर वो डटकर खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि अभी सेशन कोर्ट में जो मामला था उसमें आखिरकार क्या फैसला आया। सेशन कोर्ट में क्या हुआ कि एसडीएम कोर्ट में केस रहा था। समीर मोड़ा से जो वकील हैं उन्होंने चालाकी से सेशन कोर्ट में चले गए थे, लेकिन वहां पे वो साबित नहीं कर पाए। वहां पे वो बोल रहे कि मैं मेरा क्लाइंट ऑनर है, लेकिन वो ऑनरशिप वो साबित नहीं कर पाया। और मैंने आर्गुमेंट किया तो जज ने आर्गुमेंट मैंने जमा भी किया, कुछ बंद जमा किया मैंने सब डॉक्यूमेंट के साथ में। तो एसडीएम के सेशन कोर्ट के जज ने हमारा केस वापस एसडीएम में भेज दिया। तो हमारा जो एसडीएम में केस गया, फिर भी अभी एसडीएम मेरे केस की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मैं जब बात करूँगा तो सब खुला हो जाएगा, सब झूठ का झूठ, सच का सच साबित हो जाएगा। इसलिए मुझे वो हेयरिंग कर ही नहीं रहे हैं। और दूसरे जो बिल्डिंग के जो बढ़ोती है उनका केस भी चल रहा था, लेकिन वो भी अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जो आगे जो एसडीएम थे राहुल देव बुरा, उन्होंने गलत तरीके से इनडायरेक्टली इनको कब्जा दिला दिया। जो आरोपी है महेश टंडेल और दीपेश टंडेल आरोपी हैं, उनको कब्जा दिलाया, क्योंकि जिसके ऊपर एफआईआर फट जाती है, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, वो आरोपी है। और आरोपी उस जगह जहाँ पे घुसनखोरी की वजह से एफआईआर रजिस्टर हुई होती है वहाँ पे वो कब्जा नहीं कर सकते। फिर भी राहुल देव बुरा ने, एसडीएम थे, उन्होंने उनको कब्जा दिला। लेकिन एक ही पार्टी के ऊपर कोर्ट का मामला दायर होता है क्या? दूसरी पार्टी के ऊपर कोर्ट का मामला दायर नहीं होता। कहीं ना कहीं इतनी शर्मसार कर देने वाली ये घटना है जहां पर न्यायाधीश जैसा एक उच्च स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी कहीं ना कहीं लाचार है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया आपको कि नगर पालिका हो, जीबी हो या जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सभी डरे हुए हैं और उनके नीचे काम करते हैं। हाल में आपने कोर्ट अपना राष्ट्रपति तक भी ये लेटर भेजा था, उसमें कोई अभी तक कार्रवाई हुई? राष्ट्रपति को हमने शिकायत की थी, तो वहाँ से जो ऑफिसर है आशीष मोहन, जो होम अफेयर्स में है, वहाँ उनके पर ईमेल आया था।
और उनको हम जाके मिले भी थे, लेकिन उन्होंने ये बताया ये तो वहां से भेज देते हैं करके। फिर उन्होंने एसपी से बात किया था, एसपी जो अमित शर्मा जी हैं उनसे बात किया था। अमित शर्मा ने बताया था कि ये इनका जो कोर्ट का मैटर है, तो हमने बताया कि भाई कोर्ट का मैटर है तो हमको ही थोड़ी लगे, वो जो इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो बोलते ठीक है मैं करता हूँ। फिर ये जो छुट्टी आई उसके बाद मैंने अभी लेटर दिया हूँ, मैंने लेटर दिया एसपी को भी दिया हूँ और आईजीपी को भी लेटर दिया हूँ, जिसमें इन लोगों ने गलत तरह से गतिविधि की वो भी मैंने बताया हूँ। और हमारा आगे न्यूज में भी हमने बताया था कि आतंकवादी गतिविधि के, तो भी पुलिस ने इंक्वायरी नहीं, पुलिस के पास मैटर गया, उसके बाद उन्होंने वहां से सब जो जो भी हिटर थे वो सब हटा दिए और सब क्लियर करवा दिया। लेकिन कहने का मतलब ये कि जो आतंकवादी गतिविधि कर रहे थे वो उससे हमारे जान हानि का नुकसान हो सकता था, लेकिन ये उसके ऊपर पुलिस वाले ने कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई वहां से कोई पुलिस वाले कोई आए नहीं। और हमको ये बता था कि तो कोर्ट का मैटर है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब इन लोग गलत तरह से परेशान करते हैं और ये जो कब्जा कैसे कर लिया करके, तो अभी अभी जो बाद में क्या महेश टंडन ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक वाले को बुलाया था और उसमें हमने हमारा थोड़ा थोड़ा बोलचाल हो गई, तो उसने सीधा बोल दिया कि मैं अभी यहाँ बाउंड्री बनाऊंगा। तो मैंने सीधा कलेक्टर को शिकायत कर दी, कलेक्टर को कॉल कर दिया उनके सामने ही। तो कलेक्टर ने बोला कि मैं इसमें कुछ करता हूँ, बोला आपको अन्याय होने नहीं दूंगा, ऐसा बताया था जो कलेक्टर जो सौरभ मिश्रा है उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने एसडीएम को कांटेक्ट करने के लिए बोला। तो जब एसडीएम को हम मिलने के लिए, तो एसडीएम जो प्रियांशु सिंह है उन्होंने हमको बुलाया और सैटरडे को ऑफिस बंद होते हुए भी वो आए और हमसे बात की, हमसे सब जाना। फिर उसने बोला कि मैं ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, मैं इसमें ऑर्डर पास करता हूँ करके। बाद में फिर वो लोग क्यों उन्होंने को ऑर्डर पास नहीं किया, वो रोक सकते हैं। और ये जो कलेक्टर और जो एसडीएम जो अगर ये जानते हुए भी चुप बैठे हैं, तो इसका मतलब कि इनकी कोई लाचारी है। अगर लाचार है तो ये पद पे क्यों बैठे हैं? मेरा तो यही कहना है वो पद छोड़ दे, क्यों अपनी लाचारी बता रहे हैं। और ये आईएएस अधिकारी जो बनते हैं, जो आईएएस की डिग्री लेते हैं, वो छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है, वो सबसे ऊंची पढ़ाई है। और उसका आईएएस डिग्री का वैल्यू ये आईएएस अधिकारी नहीं समझे कौन समझेंगे। चलो ये दीपेश टंडन नहीं समझता, महेश टंडन नहीं समझता, लेकिन जो कलेक्टर और जो एसडीएम है उन्होंने तो आईएएस डिग्री लिया है, तो उन्होंने तो समझना चाहिए उसकी उस आईएएस डिग्री की वैल्यू समझना चाहिए। और जो राहुल देव बुरा है उसने कौन से आधार पे इनको कब्जा दिला दिया, वो मैं जानना चाहता हूँ। उसको अभी जो दीव का कलेक्टर की उसको पोस्ट दी है, तो कौन से आधार पे उसको कलेक्टर की पोस्ट दी? क्योंकि उसने तो हमारा मैटर में हमने शिकायत करते रहे उसे बोला मैं आऊंगा मैं देखूंगा करके आया नहीं, उनको कब्जा दिला दे। आज पोजीशन ये है कि हमको परेशान कर रहा है, हमारा लाइट कट कर दिया, हमें पानी करता है, गटर ने 2 महीने से चौकअप कर दिया। तो ये तो ऐसा हो गया कि ये बात वही हो गई कि लोग कहते हैं कि त्रासवादी, आतंकवादी, उग्रवादी कैसे बनते हैं, इसी वजह से बनते हैं कि सरकारी अधिकारी जिसको नियुक्त करते हैं सरकारी अधिकारी को कि न्याय दिलाएं, और वही अगर ये अन्याय करेंगे तो फिर त्रासवादी आतंकवादी बनेंगे। कल को अगर मैं त्रासवादी आतंकवादी उग्रवादी बन जाऊंगा तो इसके जिम्मेदार यही होंगे, ये जो कलेक्टर, एसडीएम, राहुल देव बुरा और ये जो भी सरकारी अधिकारी इन लोगों को सपोर्ट कर वही जिम्मेदार रहेंगे। बीजेपी पार्टी जो आज के समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, और उसी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक शहर का कार्यकर्ता जो इतनी बड़ी 400 बीसी को फ्रॉड को बढ़ावा दे रहा है और खुद उसमें इन्वॉल्व है, उसके बावजूद भी पार्टी अगर उसका कुछ नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आप उस पार्टी से क्या उम्मीद रख सकते हैं। जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं रोक सकता, जो अपने पार्टी के लोगों को नहीं रोक सकता, जो गरीबों की सुरक्षा की और उनकी भलाई की, ईमानदारी की जो चुनाव के समय में बातें रखते हैं और वही उनको सही से रख नहीं सकते, तो आप ऐसी पार्टी से और ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद रख कि जब मैंने केस कर दिया, बिल जुटा, सैलरी जुटा, और तो उसमें मैंने सब रजिस्टर पर भी केस किया है, सब रजिस्टर दमन के ऊपर भी केस किया है। तो कहने मतलब कि जब सब रजिस्टर दमन के ऊपर केस किया 2023 में, तो 2024 में वैभव नाडकर्णी, जो नाडकर्णी ग्रुप के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने 21st सेंचुरी के जो वैभव नाडकर्णी हैं, उन्होंने वो बिल्डिंग खरीदा कैसे, उनके नाम पे सैलरी बना कैसे। 21st सेंचुरी जो वापी में हॉस्पिटल है उसकी बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी के ऊपर केस चालू है वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है। हाँ, उन्होंने खरीदी है, क्योंकि मैंने तो सैलरी बिल जुटाई करी, तो बिल जुटाओ तो सच्ची सैलरी भी रद्द हो जाती है। वो प्रॉपर्टी उनको बेची किसने? वो तो चित्रा गोदवा ने, चित्रा के नाम पे प्रॉपर्टी है।
जबकि उन लोगों के नाम पे कोई दस्तावेज नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच दी। उन्होंने कुछ जो भी, मुझे तो सीईओ ने बताया, जो दमन के सीईओ ने बताया कि वो तो वैभव नाडकर के नाम पे प्रॉपर्टी है करके, और आप लोग जो हाउस नंबर क्लेम कर रहे हैं वो हाउस नंबर उस बिल्डिंग का है। तो मेरा कहने का मतलब कि हमने जो हाउस नंबर क्लेम कर रहे हैं, हम जो हमारी बिल्डिंग का, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक मीटर भी है, इलेक्ट्रिक ऑफिस है, नोटिस आया था उसमें भी हमारा हाउस नंबर है। और दूसरा कि जो डीएमसी ने जो लाइसेंस दिया था पीवीए कोचिंग क्लास को, पीवीए कोचिंग क्लास वहाँ पे चलता, हमारे बिल्डिंग में चलता था, उसको लाइसेंस दिया था, तो उसमें वो ही हाउस नंबर है। तो हमने जब बात की तो हमारा हेयरिंग हुआ, जो संजम सिंह ने हमारा हेयरिंग रखा और हमको सब पूछा, तो हमने सब बताया। तो हमको बताता है कि हमने तो कुछ जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए, इलेक्ट्रिक बिल जमा किए, फिर डीएमसी का लाइसेंस जमा किया, तो हमको ये जजमेंट दिया गया कि हमारे बिल्डिंग का नंबर हाउस नंबर 14/48 है, जबकि हमारे बिल्डिंग का हाउस नंबर है 14/48 14/47/B/G1, और सेकंड है 14/47/B/S1। तो हमको ये गुमराह करने की बात करते हैं, और जो जजमेंट दिया उसका कोई आधार नहीं बताया, और आधार के बिना बात जब होती है तो उसको बुद्धि प्रदर्शन बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने जो बोला है कि हमने जब डिस्कस किया तो हमने बोला कि ये डीएमसी का लाइसेंस मिला है, तो वो तो इन्होंने जो एग्रीमेंट लिखा दिया था उसी में देख के हमने लिख दिया था। ये ऐसे एकदम वाहियात बात करती थी। और दूसरी बात कि इनका जो डीएमसी की प्रॉपर्टी लिस्ट है उसमें एड्रेस बता रहा है 14/48 का एड्रेस एचडीएफसी बैंक बता रहा है, ये उसको भी उन्होंने नेगलेक्ट गलत बता दिया। तो कहने मतलब कि हमारा जो हमने जो डॉक्यूमेंट सरकारी डॉक्यूमेंट हमने जमा किया, वो कौन से आधार पे रिजेक्ट किया वो हमको बताया नहीं, और कौन से आधार पे उन लोग बता रहे कि हमारी बिल्डिंग का हाउस नंबर 14/48 है, वो उन लोग ने बताया नहीं। मतलब कि बिना आधार का बात किया है, और बिना आधार का बात जो करता है वो बुद्धि प्रदर्शन के लिए कुछ होता नहीं है। जो मैं जो इतना जो बात कर रहा हूँ, इतना न्यूज़ में आया हूँ, इतना जो मैं लगा हूँ, मेरे पास आधार क्लियर कट है। मैंने यही बोला कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट का आधार पे हमको सताई वो नहीं चलेगा। इन लोगों ने सैलरी जब बनाया है, जो दीपेश महेश ने बोला कि हमने सैलरी बनाया, तो सैलरी साबित करें, बात को खत्म करें। अगर हाईकोर्ट में इन लोग ने एफआईआर कॉजिंग में गए हैं तो उन्होंने बताया कि हमने खरीदा है, और हमको म्यूनसिपलिटी ने परमिशन दिया शौचालय तोड़ने का, और कुंदन मान ने इलीगल कब्जा किया है। तो कहने का मतलब कि अगर जब किया है तो फिर मेहनतों को वकील भी नहीं रखा है, तो साबित करने में कितना टाइम लगता है? एक ही हेयरिंग में बात खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं क्यों उन लोग मेरा क्रॉस करते हैं, क्यों नहीं करते? और मुझे परमिशन क्यों नहीं मिलती है? जबकि अगर हाईकोर्ट का जज अगर ये ऑर्डर देता है कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी, तो वो कौन से आधार पे नहीं मिलेगी वो मुझे लिखता नहीं है उसमें ऑर्डर में, और ये बोलते कि आप वकील को, मुझे वकील करना ही नहीं, क्योंकि मुझे लंबा करना ही नहीं, मुझे एक ही हेयरिंग में केस खत्म करना है। क्योंकि इन लोग ने जब खरीदा हुआ है तो साबित कर बात को खत्म करें। इतना आसान सा केस और उसको अभी तक सुलझाया नहीं गया, तो क्या लगता है? दर्शक भी इस पे अपनी राय दें और ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सही में जो अधिकारी वहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, जिस विभाग में जिस अधिकारी को काम करने का दायित्व दिया गया है, कि सही में वो उसके लायक हैं, या फिर ऐसे ही लाके बिठा दिया गया है?